हमारी फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी ने अपना नवा बजट आज हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पेश कर दिया है और ये बजट 2026 में टैक्सेशन से रिलेटेड क्या-क्या चेंजेस हुए हैं वो सब डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन होता है कि सर ये बजट कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? तो देखिए ओवरऑल बजट अच्छा है कि बुरा है, उसका इम्पैक्ट अभी कह पाना तो बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में उसके क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं, प्रोग्रेसिव बजट है कि नहीं है वो अलग बात है। बट मार्केट ने इस बजट को कैसे लिया है उसके बारे में अगर बात करें, तो मार्केट बंद होते-होते सेंसेक्स 1800 पॉइंट से नीचे गिर चुका है। मतलब मार्केट ने इस बजट को पॉजिटिवली नहीं लिया है, ये आप मान के चल सकते हो बिकॉज़ जब भी बजट आता है और बजट जब पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है तो मार्केट आगे बढ़ती है, सेंसेक्स बढ़ता है, ग्रो करता है। बट यहाँ पर आज बहुत बुरी तरह से मार्केट गिरी है, मीन्स जो मार्केट ने इस बजट को उतना फ्रेंडली तरीके से नहीं लिया है। खैर अब बजट पूरी तरीके से अच्छा है कि बुरा है वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। हम बात करेंगे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या-क्या चेंजेस हैं और इन चेंजेस के बाद फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये बजट कैसा लगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज क्या है, आईटीआर की ड्यू डेट चेंज हो गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसके लिए चेंज हुई है वो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो लोग आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फाइल करते हैं उनके लिए जो पहले ड्यू डेट थी 31 जुलाई वो अभी भी 31 जुलाई ही है। जिनको ऑडिट करवाना होता है, जो ऑडिट केस के आईटीआर होते हैं, उनके लिए पहले ड्यू डेट थी 31 अक्टूबर और उनके लिए ड्यू डेट 31 अक्टूबर ही है। तो सर फिर चेंज कहाँ हुआ है? अब आप देखो कौन सी कैटेगरी बच रही है। सर कैटेगरी वो बच रही है जो बिजनेस के आईटीआर हैं और नॉन ऑडिट वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो नॉन ऑडिट वाले बिजनेस हैं, जो ट्रस्ट के आईटीआर होते हैं, जो जनरली आईटीआर 4 और आईटीआर 5 जो फर्म्स या जो नॉन ऑडिट वाले ट्रस्ट होते हैं वो, और आईटीआर 3 भी बहुत लोग फाइल करते हैं जिनका ऑडिट नहीं भी है फिर भी उनके ऊपर आईटीआर 3 एप्लीकेबल होता है। तो नॉन ऑडिट बिजनेस के केस में ड्यू डेट पहले 31 जुलाई ही हुआ करती थी, बट अब वो ड्यू डेट हो गई है 31 अगस्त। अब इसमें आप कह सकते हो जो प्रोफेशनल हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, वो आप फोकस कर सकते हैं आईटीआर वाइज। 31 जुलाई तक नॉन बिजनेस वाले आईटीआर फाइल कर दिए, 31 अगस्त तक नॉन जो ऑडिट वाले हैं वो आईटीआर फाइल करो और 31 अक्टूबर को फिर आपको फाइल करना है क्या, जो ऑडिट वाले आईटीआर हैं। तो जो आईटीआर 3 आईटीआर 4 और जो आईटीआर 5 वाले हैं नॉन ऑडिट वाले बिजनेस आईटीआर, उनकी ड्यू डेट अब हो गई है 31 अगस्त। एक और चेंज हुआ है वो हुआ है रिवाइज्ड आईटीआर की ड्यू डेट में। पहले हमें पता है कि रिवाइज्ड आईटीआर भी हम लोग फाइल कर सकते थे सिर्फ 31 दिसंबर तक। अब हम इसके लिए 3 महीने का और टाइम मिल जाएगा। अब रिवाइज्ड आईटीआर आप फाइल कर सकते हो 31 मार्च तक, बट लेट फीस के साथ। और लेट फीस सर वही है अप टू 5 लाख 1,000 और 5 लाख से ऊपर 5,000। तो ये लेट फीस आप पे करोगे तो 31 दिसंबर के बाद भी और 31 मार्च तक आप आईटीआर को अब रिवाइज कर सकते हो। एक तरीके से पहले ऐसा हुआ करता था कि 31 मार्च तक आप रिवाइज कर सकते थे, तो वही पोजीशन फिर से आ गई है। बट चेंज ये हुआ है कि अब आप लेट फीस पे करोगे रिवाइज आईटीआर के लिए भी। उसके अलावा टीडीएस को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। जिनकी नील इनकम होती है तो अब उनका टीडीएस नहीं कटेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अब एक आप कह सकते हो पोर्टल पर ही एक ऑटोमेटिक आप खुद लॉग इन करेंगे और वहां से ऑटोमेटिक नील टीडीएस का सर्टिफिकेट आप खुद ही अप्लाई करोगे और वो इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। बस आपको ये बताना है कि आपकी जो अदर इनकम है वो टैक्सेबल लिमिट से बहुत नीचे है और अदर कोई इनकम आपकी है ही नहीं। जैसे कोई पेंशन वाला बंदा है, ठीक है, उसको पेंशन मिल रही है और वो टैक्सेबल लिमिट से कम भी है और उसने कहीं एफडी वगैरह लगा रखी है और एफडी में इंटरेस्ट मिलता है, बैंक टीडीएस काट लेता है। तो अभी क्या होता है, बैंक मतलब इतना इजीली मिलता नहीं है सर्टिफिकेट इनकम टैक्स से। तो होता क्या अभी बाद में, अगर आपने टीडीएस नहीं काटा बाद में फिर क्या आती है, नोटिस आती है कि भाई टीडीएस क्यों नहीं काटा ये वो। अभी क्या हो गया, सिंप्लीफाई प्रोसेस। लॉग इन करेंगे आप, वहां पर आप बताओगे कि भाई आपकी अदर इनकम नील है तो टीडीएस नहीं कटना चाहिए। आपको नील टीडीएस का सर्टिफिकेट इंस्टेंट मिल जाएगा और कोई नोटिस कोई झंझट नहीं। तो अगर आप नील इनकम वाले हो तो आपका टीडीएस अब नहीं कटेगा, तो ये एक अच्छी बात है। टैक्स ऑडिट के बारे में भी भैया इस बजट में तो मैं देख रहा हूं कि सरकार की बल्ले बल्ले है।
टैक्स पेयर को मिला हो ना मिला हो वो तो बात की बात है। लेट फीस को इंट्रोड्यूस करा गया है टैक्स ऑडिट के लिए। जी हाँ, अभी तक क्या हो रहा था, टैक्स ऑडिट की जब आप फाइलिंग करते हो 30 सितंबर तक, और उसके बाद सपोज आप नहीं फाइल कर पाए, ड्यू डेट के बाद फाइल करते हो, तो पेनाल्टी लगती है। लेट फीस कोई नहीं है, और पेनाल्टी भी अगर वहां से नोटिस आया तो ही इम्पोज होती है। कई बार ऐसा भी होता है नोटिस नहीं भी आता है। बट इस चीज को अब पूरी तरीके से खत्म, रिमूव कर दिया गया है। अब अगर डिले होगी अप टू 30 डेज की, तो 75,000 लेट फीस, फ्लैट 75,000। और अगर 30 दिन से ज्यादा हो गया सर, तो 1.5 लाख रुपए की लेट फीस लगेगी। और ये जब तक आप लेट फीस पे नहीं कर दोगे, आप टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट को अपलोड नहीं कर पाओगे। मतलब 30 सितंबर गई, 1 अक्टूबर को अगर आपने टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट अपलोड करने बैठोगे, तो पहले लेट फीस आपको पे करनी है, फिर आप टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट अपलोड कर पाओगे। एंड एंड जो पेनाल्टी लग रही थी ना अभी तक 0.5% वाली, वो अभी भी है। ऐसा नहीं कि वो हट गई है, पेनाल्टी अपनी जगह पर है। एक नई लेट फीस आ चुकी है सर। अच्छा सर, अगला जो चेंज है जिसकी वजह से आप कह सकते हो मार्केट और ज्यादा गिरा है, वो है कि F&O पर STT को बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को। वो अभी तक फ्यूचर पर था 0.02%, उसको बढ़ा के 0.05% कर दिया है। ऑप्शन पर भी बढ़ा के 0.15% कर दिया है। वह ऐसा इसलिए किया है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सबके लिए नहीं होता है। अगर 100 लोग पैसे लगा रहे हैं ना, 99 लोगों को ना लॉस होता है और कैपिटल उनकी जीरो हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसको डिस्करेज करने के लिए ये प्रोविजन लाए होंगे, बट नहीं लाना चाहिए था, बिकॉज एसटीटी ऑलरेडी है, इतना टैक्स ऑलरेडी कट रहा है। अब तो शॉर्ट टर्म जो है वो भी बढ़ चुका है, लॉन्ग टर्म भी बढ़ चुका है, तो इससे मार्केट पे ना कहीं निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो बट फिर भी अब ये एसटीटी हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। जो लोग लार्ज अमाउंट में करते हैं फ्यूचर ऑप्शन, उनके लिए बहुत ज्यादा है। छोटे मोटे को उतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो लार्जर वॉल्यूम में करते हैं F&O, उनके ऊपर एसटीटी का इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ने वाला। उसके अलावा मैन पावर सप्लाई को अब 194C में कवर कर दिया गया है। तो जो 194C में टीडीएस का रेट होता है 1%, 2%, सब्जेक्ट टू किसका कट रहा है, कौन डिडक्टी है, तो अब वो मैन पावर सप्लाई के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। टीसीएस का रेट भी कम किया गया है। जो फॉरेन ट्रिप्स होते हैं, जो फॉरेन टूर पे लोग जाते हैं, अभी तक टीसीएस कट रहा था सर 5%, मतलब रेट था, उसको भी कम करके 2% कर दिया है। तो एक टीसीएस के रेट में भी कहीं ना कहीं कटौती की गई है। फास्ट स्कीम आई है सर, एक फास्ट स्कीम आई है, फॉरेन एसेट ऑफ स्मॉल टैक्स पेयर डिस्क्लोजर स्कीम। तो इस स्कीम में होगा क्या, अगर आपकी कोई फॉरेन एसेट है, उसको आप डिस्क्लोज करना भूल गए हो, तो आपको एक विंडो मिलेगा। उस विंडो में आप वॉलेंटरली उसको डिस्क्लोज करो, कोई पेनाल्टी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं आएगा। शॉर्ट में बोलूं तो उसको ब्लैक मनी से बाहर रखा जाएगा। ये 6 मंथ का एक डिस्क्लोजर विंडो मिलेगा। उसमें जो इंडिविजुअल जो आईटीआर फाइल कर चुके हैं, जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया है या आईटीआर ही नहीं फाइल करा है, तो उनके लिए ये विंडो रहेगा। आप अपनी फॉरेन एसेट को खुद से डिस्क्लोज कर दो, हम उसको ब्लैक मनी नहीं बोलेंगे। तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं करी है फॉरेन इनकम, फॉरेन एसेट, तो अब आपको क्या करोगे, 1 करोड़ तक अगर वैल्यू है, 30%, 30% टैक्स पे करिए, 30% एडिशनल अमाउंट, कोई पेनाल्टी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं मिलेगा, फुल इम्यूनिटी मिल जाएगी। दूसरी कैटेगरी है, अगर आपने इनकम ऑलरेडी मतलब टैक्स है, बट आपने डिस्क्लोज नहीं करा एसेट को, तो यहां पर कैप है 5 करोड़ तक। 5 करोड़ तक अगर उसकी वैल्यू है, तो फ्लैट 1 लाख रुपए दीजिए, कोई प्रोसिक्यूशन, कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी। अगर इस विंडो में भी आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो वाट लग जाएगी। माना जाएगा कि भाई आप छुपा रहे हो जानबूझ के। ब्लैक मनी के जो सीरियस प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये हैं वो बड़े बड़े चेंजेस टैक्सेशन के जो हुए हैं इस बार। एक बार और बजट को एनालाइज कर लेते हैं, कहां से पैसा आया और कहां गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, बजट में यह बताया गया है कि जो पैसा आया है, वो सबसे बड़ा अमाउंट जो आया है, वो आया है बोरोइंग से और लाइबिलिटीज से। मतलब जो इंडिया के इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे आरबीआई, वहां से लोन लिया गवर्नमेंट ने, या किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या किसी दूसरी कंट्री से जो लोन होता है वो लिया है, उससे जो पैसा आया है वो आया है 24%। अगर 100 रुपए आया है तो 24 रुपए आया है बोरोइंग से।
उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे बड़ा अमाउंट आया है इनकम टैक्स से। 21% पैसा आया है गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स से, 18% आया है कॉरपोरेशन टैक्स से, और देन आफ्टर जीएसटी से आया है 15%। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 50% से ज्यादा पैसा एक तो बोरोइंग से आया है, लोन से आया है, बाकी टैक्स से आया है। उसके अलावा 4% कस्टम से भी आया है, एक्साइज से आया है, नॉन टैक्स रेवेन्यू भी 10% है। ये सब यहाँ से पैसा आया है। पैसा गया कहाँ कहाँ है सर? तो देखिए, सबसे ज्यादा पैसा गवर्नमेंट ने खर्चा करा है जो स्टेट शेयर्स होते हैं उनको देने के लिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है, तो 22% तो वहां चला गया है सर। उसके अलावा 20% इंटरेस्ट पे हुआ है। क्यों? क्योंकि जो पैसा आया है उसमें बहुत बड़ा अमाउंट आया है बोरोविंग से। तो अब क्योंकि बोरोविंग्स है, लोन है, तो सबसे बड़ा पैसा जो गया है वो भी किस में गया है? इंटरेस्ट में। तो 20% पैसा तो चला गया इंटरेस्ट में, 22% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास गया है। उसके बाद जो सेंट्रल की स्कीम्स होती हैं, 17% पैसा वहां गया हुआ है, सब्सिडी में 6%, डिफेंस में 11% गया हुआ है सर, फाइनेंस कमीशन में 7%, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें 8% गया हुआ है। बाकी अदर एक्सपेंस में 7, और सिविल पेंशन वगैरह में 2%। तो ये यहां से पैसा आया है सर, और यहाँ पैसा खर्च हुआ है। ये इस गवर्नमेंट ये मतलब इस बजट की ये है पूरी कहानी। अब टैक्सेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया है। अब आप हमें बताइए कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल बजट आपको कैसा लगा? मैंने आपको बता दिया कि मार्केट ने तो इसको नेगेटिव ही लिया है, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश हुई है, और जहां तक उम्मीद है कल भी क्रैश होगी। अब देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है, बट कल भी गिरने के ही चांसेस हैं। तो मार्केट ने तो इसको नेगेटिव लिया है। आप इस बजट को कैसे देखते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक काम करना है, नीचे है रेड बटन, कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।